Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Kanun Shahadat order and we have already completed up till Article 58. Today we will start from Article 59. ये सेकंड लास्ट पार्ट है रेलेवेंसी के पोर्शन का, जो कि ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी उससे रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 59, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस कब रेलिवेंट होती हैं, ये जनरल एक सेक्शंस हैं. व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, जब कोर्ट ने कोई ओपिनियन फॉर्म करनी होती है किसके रिगार्डिंग अ फॉरेन लॉ, कोई फॉरेन लॉ है उससे रिलेटेड कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है, और ऑफ साइंस या साइंस से रिलेटेड जिसमें मेडिकल भी आ जाता है, और आर्ट या आर्ट से रिलेटेड, और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या हैंड राइटिंग से रिलेटेड कोर्ट ने कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है कि ये फॉर इंस्टेंस कोर्ट के सामने है कि ये हैंड राइटिंग इस पर्सन की है या नहीं है, और फिंगर इम्प्रेशंस या जो अंगूठे के निशान वगैरह होते हैं उनको वेरीफाई करवाने के लिए कोर्ट समटाइम्स एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेती है. सो इन सारे मैटर्स में जब फॉरेन लॉ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड या फिर फिंगर इम्प्रेशन और आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, इनसे रिलेटेड कोर्ट ने कोई ओपिनियन फॉर्म करनी हो तो द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in question as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts. तो किसी भी ऐसे पर्सन की ओपिनियन जो कि इन मैटर्स में स्किल्ड हो, इनको एक्सपर्ट कहेंगे, और इनकी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59. अब इसकी अगर एग्जांपल दें तो सिंपल सी बात है कि अगर फॉर इंस्टेंस थंब इम्प्रेशन वेरीफाई करवाना है तो इसके लिए कोर्ट किसी एक्सपर्ट की तरफ इस मैटर को रेफ़र करेगी, वो फिर अपनी ओपिनियन देगा, बट दैट पर्सन उसको इसके ये फिंगर इम्प्रेशन को वेरीफाई करने की उसमें इस फील्ड में उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. सच पर्सनस आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स. तो ये जो पर्सनस होंगे इनको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं. इनकी ओपिनियन रेलेवेंट होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59. अब अगर इसकी इलस्ट्रेशंस देखें, इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज़ वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन. के क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है कि क्या ए की डेथ जो हुई है वो जहर देने से हुई है. द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant. So ऐसे एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में जिनकी महारत होगी वो ये देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे इस डिसीज़्ड के पॉइज़न से, क्या ये पॉइजन्स की वजह से ही आए हैं, इसी पॉइज़न की वजह से आए हैं. सो यहाँ पे ये एक्सपर्ट कंसिडर होंगे और इनकी ओपिनियन रेलेवेंट होंगी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन सी, द क्वेश्चन इज़ वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए. क्या कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे हैंड राइटिंग उन्होंने वेरीफाई करवानी है. क्वेश्चन ये है कि क्या ये सर्टेन डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है या नहीं लिखा है. अनदर डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव बिन रिटन बाय ए. अब यहाँ पे कोर्ट के सामने एक और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, जिस डॉक्यूमेंट को या तो जिस पर्सन की हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करवाना है उसने उसको एडमिट कर लिया हो कि यस ये मेरी ही राइटिंग है, या फिर उसको प्रूव कर दिया गया हो कि ये डॉक्यूमेंट इसकी तरफ से लिखा गया. एक तो वो डॉक्यूमेंट जो कि क्वेश्चनेबल है, जिस पे हैंड राइटिंग को वेरीफाई करवानी है, प्लस एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी है जो या कि एडमिट किया गया उस पर्सन की तरफ से या उसको प्रूव कर दिया गया है कि ये इसी पर्सन की हैंड राइटिंग है. अब इन दोनों की हैंड राइटिंग को कंपेयर करवाना है कोर्ट ने. द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द क्वेश्चन वेदर द टू डॉक्यूमेंट्स वर रिटन बाय द सेम पर्सन और बाय डिफरेंट पर्सन्स आर रेलिवेंट. तो यहाँ पे अब कोर्ट इनको कंपेयर करवाने के लिए एक्सपर्ट के पास भेजेगी, जो कि देखेगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट इसी सेम पर्सन ने लिखे हैं या डिफरेंट पर्सनस ने लिखे हैं. तो यहाँ पे उस एक्सपर्ट की जो एविडेंस होगी वो रेलेवेंट फैक्ट होगी, उसकी ओपिनियन जो होगी. सो ये था आर्टिकल 59 के ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो रेलेवेंट होती हैं. अब इनमें
डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, बिलास्टिक रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं जो एक्सपर्ट्स ने देनी होती है, केमिकल एग्जामिनर वगैरह आ जाते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आ जाते हैं, फिंगर इंप्रेशन को कंपेयर जो लोग कर सकते हैं उनके पास स्पेशल स्किल होती है। तो ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इनकी ओपिनियन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59 यहाँ पे रेलिवेंट है। आर्टिकल 60 फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। ऐसे फैक्ट्स जो कि एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन के साथ ला रहा है वो कब रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, ऐसे फैक्ट्स जो कि अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, उनका केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होंगे if they support or are inconsistent with the opinion of experts which such when such opinions are relevant। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि अदरवाइज इररेलेवेंट हैं लेकिन वो रेलेवेंट होंगे जब एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट होगी और वो उस ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे होंगे या उनको उनके साथ इनकंसिस्टेंट होंगे। इन दोनों सिचुएशंस में ऐसे फैक्ट्स जो कि अदरवाइज इररेलेवेंट थे वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। देखिए ये जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है ना, ये कंक्लूसिव नहीं होती। दीज ओपिनियंस आर ओपन टू रिबर्ट। आप इनको रिबर्ट कर सकते हैं, आप इनको क्रॉबोरेट कर सकते हैं। कोर्ट पे ये ओपिनियंस बाइंडिंग नहीं होती। एनीहाउ अगर हम इसको इलस्ट्रेशन से देखें तो ये क्या कहता है। इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजनड बाय ए सर्टन पॉइजन। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये ए को ये ख़ास किस्म का पॉइजन दिया गया जिससे उसकी डेथ हुई है। द फैक्ट दैट अदर पर्सनस, ये फैक्ट के दूसरे पर्सनस हु आर पॉइजनड बाय दैट पॉइजन exhibited certain symptoms which expert affirms or deny to be symptoms of that poison is relevant। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या ए को ये एक ख़ास किस्म का पॉइज़न दिया गया जिससे उसकी डेथ हुई है। कोर्ट ने एक्सपर्ट की ओपिनियन इस पे कॉल की। एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दी उसमें उसने कहा कि इस किस्म के पॉइज़न से दूसरे लोगों की भी जब डेथ हुई थी तो इसी किस्म के सिम्टम्स आए थे। अब वो जो दूसरे लोगों की डेथ हुई है जो कि जिस पे वो एक्सपर्ट रिलाई कर रहा है ओपिनियन अपनी को और वो नए फैक्ट्स लेके आ रहा है, अब ये दूसरे पर्सन की डेथ हुई है इस किस्म के पॉइज़न से और इस किस्म के उनके सिम्टम्स थे, अब उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपनी ओपिनियन के साथ अफर्म कर रहा है इन फैक्ट्स को, अपनी ओपिनियन को बेस कर रहा है इन फैक्ट्स पे। तो ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट हो जाएंगे जो कि ये साबित करेंगे कि ये सेम पॉइज़न है जिससे एक की डेथ हुई है या ये वो सिम्टम्स नहीं है और ये वो पॉइज़न नहीं है जिससे एक की डेथ हुई है। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको करें तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि ओपिनियन अपनी एक्सपर्ट के साथ लाता है जो कि अदरवाइज़ इररेलेवेंट होते हैं वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे उसको क्रॉबरेट करने के लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन को या उसको रिबट करने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 61 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट, के हैंड राइटिंग से रिलेटेड ओपिनियन कब रेलेवेंट होनी है। when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed। जब कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी हो कि किसी पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है या साइन किया है, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is relevant। यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है कि जब कोर्ट ने ये ओपिनियन फॉर्म करनी हो कि क्या ये डॉक्यूमेंट किसी ख़ास पर्सन ने लिखा है या साइन किया है, तो किसी भी ऐसे पर्सन की जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट होगी जो कि उसकी जो हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर्स है उससे एक्वेंटेड हो, उसने उनको देखा हो, उनसे उनको पहचानता हो। सो उस पर्सन की जो एविडेंस है वो रेलेवेंट होगी। अब आगे इसमें फर्दर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन इस अब यहाँ पे एक्वेंटेड वर्ड को एक्सप्लेन किया गया। इस एक्सप्लेनेशन में किन किन सिचुएशंस में कहा जाएगा कि ये पर्सन एक्वेंटेड है
इस ख़ास किस्म के पर्सन की हैंड राइटिंग से या सिग्नेचर से। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा उठ के जाके कोर्ट में ये कहे कि जी मैं इसकी हैंड राइटिंग को पहचानता हूँ, मेरी आप एविडेंस ले लें। ऐसे नहीं होता। एक्वेंटेंट को उन्होंने ख़ास तौर पे स्पेसिफाई किया है इस एक्सप्लेनेशन में। अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन। एक पर्सन को तभी कहा जाएगा कि वो एक्वेंटेड है, पहचानता है हैंड राइटिंग को दूसरे पर्सन की। नंबर 1, व्हेन ही हैज़ सीन दैट पर्सनस राइट, जब उसने उसकी हैंड राइटिंग को देखा है, और व्हेन he has received documents purporting to be written by that person in answer to the documents written by himself or under his authority and addressed to that person। या तो उसने उसकी लिखाई को देखा हो, राइटिंग को देखा हो। दूसरी बात ये आ गई कि या तो उनकी आपस में ख़त किताबत हुई हो, उसने पहले उस पर्सन को कोई लेटर भेजा है, जवाब में उसने उसको कोई लेटर भेजा है, तो उसको कहा जाएगा कि ये एक्वेंटेड है। Third one, or when in the ordinary course of business the document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। या ordinary course of business में, यानी business के दौरान अगर किसी पर्सन की लेटर वगैरह भेजते हैं एक दूसरे को, तो वो भी कंसिडर किए जाएंगे कि ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने भेजा है, ये एक्वेंटेड है पर्सन। सो सिंपल 3 बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि उसको उसने देखी हो, नंबर 1 हैंड राइटिंग उस दैट पर्सन की, या वो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उनकी ख़त किताबत होती हो, फिर कहा जाएगा वो एक्वेंटेड है। और थर्ड वन ये था कि एक ने उस पर्सन ने उसको लेटर भेजा, फिर दूसरे उसने उसको रिप्लाई में लेटर भेजा, तो उस पर्सन को कहा जाएगा कि ये इसकी हैंड राइटिंग से, सिग्नेचर से एक्वेंटेड है। अब अगर इसकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको सही तरह से एक्सप्लेन करेगी। द क्वेश्चन इज़ वेदर अ गिवन लेटर इज़ इन हैंड राइटिंग ऑफ ए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक लेटर जो है वो ए ने लिखा है, उसकी हैंड राइटिंग है, अ मर्चेंट इन लंदन, जो कि वो एक बिजनेसमैन है जो कि लंदन में रहता है। बी इज़ अ मर्चेंट इन पेशावर, दूसरा पर्सन है बी जो कि पेशावर में रहता है, वो भी एक बिजनेसमैन है। हु हैज़ रिटन लेटर एड्रेस टू ए, जिसने ए को लेटर लिखे, एंड रिसीव लेटर पurporting टू बी रिटन बाई हिम, और ए ने भी उसको वापस में लेटर। अब एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन लंदन में रह रहा है और एक रह रहा है पेशावर में। अब ए ने बी को लेटर लिखे, बी ने ए को लेटर लिखे। सी इज़ बीज क्लर्क। अब ये बी जो पेशावर में था, सी उसका क्लर्क था। हुज ड्यूटी वॉज टू एग्जामिन एंड फाइल बीज कॉरेस्पॉन्डेंस। अब वो उसका बी का क्लर्क था, सी उसका ये काम था कि जो भी लेटर्स आएंगे ए की तरफ से उसने उनको फाइल अप करना है, उनको इकट्ठा रखना है। डी इज़ बीज ब्रोकर। अब डी पर्सन है वो बी का ब्रोकर है। To whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A, जिसको जो डी था वो ब्रोकर था बी का, जो भी लेटर ए की तरफ से आते थे वो आगे फॉरवर्ड कर देता था डी को। ओपिनियन ऑफ बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे बी जो मर्चेंट था पेशावर में, सी जो उसका क्लर्क था जिसकी ड्यूटी थी कि वो फाइल अप करता था, इकट्ठा करता था उन लेटर्स को ए और बी के दरमियान, एंड डी, और वो जो बी का ब्रोकर था जिसको वो लेटर ट्रांसमिट किए जाते थे ए की तरफ वाले। ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज़ इन एज हैंड राइटिंग ऑफ ए आर रेलिवेंट, तो इन तीनों की जो एविडेंस होगी जो वो रेलिवेंट होगी, ये एक्वेंटेंट गिने जाएंगे ए की हैंड राइटिंग से। दो नीदर बी, सी और डी एवर सॉ ए राइट, गर्चे ए इन तीनों ने कभी भी ए को लिखते हुए नहीं देखा था कि ये लेटर ए ही लिख रहा है, बट इवन देन इन तीनों की बी, सी, डी, इनकी ये अपनी एविडेंस दे सकते हैं, ये रेलेवेंट होगी इनकी एविडेंस, क्योंकि इनको एक्वेंटेड गिना जाएगा, दो इन्होंने कभी भी ए को लिखते हुए नहीं लिखा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।